तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 20 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज किसके कितने नंबर आए हैं जिन लोगों ने हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चंस भेजे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं निधि तिवारी जी के। निधि तिवारी जी के 155 नंबर आए हैं। थैंक यू सर, मैंने आपकी 199 वाली नोट्स ली थी, मेरे 155 नंबर आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें 150 प्लस जो भी हो रहा है इस टाइम पे वो बहुत अच्छा स्कोर कहा जा रहा है। आज का 150 पहले के 175 के बराबर है, क्योंकि अब जो पेपर है वो अच्छे लेवल का आ रहा है, थोड़ा सा टफ पेपर अब आ रहा है। तो ये 155 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे थे, टीबी के 2 क्वेश्चन थे, बाकी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से इन्होंने प्रश्न भेजा है, उसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं एक और दीदी हैं, देखिए यहाँ पर इनके सुजाता जी हैं, इनके 160 नंबर आए हैं और ये सुबह वाली शिफ्ट के हैं, ठीक है। और इन्होंने भी हमारी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे और ये दीदी ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं साहिना जी के। सर मेरे सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्जाम है, यानी आज की सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था। 166 नंबर इनके आए हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। अजय सोलंकी जी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये दीदी हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, हाँ लिखा है, अंकिता धाकर जी। इनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और इन्होंने मैथ के प्रश्न भी भेजे हैं, एड्स पर नियंत्रण वाला प्रश्न भी भेजा है, कार्पस लूटियम क्या है, इन सबको अभी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। विटामिन B12 डिप्थीरिया इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं। उसके बाद में सानिया खान जी हैं, इनके 182 नंबर आए थे, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनके आसानी के साथ में 160 प्लस स्कोर तो आ ही रहे हैं इस टाइम पर। और शुरुआत में जैसे सानिया दीदी जी हैं, इनके 182 नंबर आए थे, शुरुआत में पेपर थोड़ा सा सरल आ रहा था। तो हमने जो नोट्स तैयार किए हैं, जो पीडीएफ तैयार की है, वो हर लेवल की है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की है। यानी कि अगर आपका पेपर सरल आएगा तो भी आपके अच्छे नंबर 182 समथिंग आ सकते हैं, अगर पेपर कठिन हो जाता है तो भी आप आसानी से 166, 162 नंबर, 170, 176 तक भी आराम से पहुंच सकते हैं। कल हमने आपको 176 वाली साक्षी जैन दीदी का भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी हुई है तो ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है या फिर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो अभी भी आप लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। शुक्ला सर के सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 199 रुपये का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर देंगे, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। या फिर एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस पर टाइम लिखा रहता है कि कब आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, एक एक व्यक्ति को नोट्स भेजा जाता है। अब सर इसको पढ़ने के बाद में इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं लोगों के सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने के बाद में? तो देखो सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको सब कुछ मिल रहा है, चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, ठीक है, साथ में मैथ रीजनिंग कंप्यूटर की भी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे। जो 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं उन सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी। और इसके अलावा चारों सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है, उस सुपर मैराथन की पीडीएफ आपको मिलेगी। और मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, जैसे ICMR हो गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, प्रमुख योजनाएं हो गई, ठीक है, शारीरिक ज्ञान हो गया और एक्ट वाले प्रश्न हो गए, अधिनियम हो गए, इन सब के टॉप 100 प्रश्न भी हमने करा रखे हैं। उन सभी टॉप 100 प्रश्नों की भी आपको पीडीएफ दी जाएगी। तो कंप्लीट पीडीएफ है, इसको कंप्लीट करने के बाद में आप आसानी से 160, 165 तक स्कोर कर सकते हैं, जो इस समय में बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है। तो आप लोग तुरंत इस नंबर पर मैसेज करके अपना स्क्रीनशॉट भेज करके पेमेंट का तुरंत नोट से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलो अब क्लास शुरू करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से। जो आज प्रश्न हमको भेजे गए हैं उनको डिटेल में सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए पहला प्रश्न है, BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो आज आपसे BCG का टीका तो पूछा है, लेकिन ये पूछा है कि कहाँ पर लगाया जाता है। तो ये बाएं हाथ में लगाया जाता है,
अब बाएं हाथ में भी कहाँ पर लगाया जाता है वो हम डिटेल में कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए, बीसीजी का टीका आमतौर पर बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में त्वचा के ठीक नीचे डेल्टॉइड मांसपेशी के सम्मिलन वाले स्थान पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, कहाँ पर? डेल्टॉइड मांसपेशी जहाँ पर होती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ये मांसपेशी का नाम याद रखना, ठीक है। टीका लगाने का तरीका क्या होता है? तो यह एक पंजीकृत नर्स द्वारा त्वचा की परतों के बीच इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना, बीसीजी का टीका इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। स्थान क्या है? बाएं हाथ की ऊपरी बाह। खुराक देख लीजिए, अभी तक खुराक से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन ये पूरी संभावना है क्योंकि पेपर अब कठिन हो चुका है, तो खुराक से प्रश्न बनेगा। तो 12 महीने से कम उम्र के शिशु के लिए 0.05 ml, 12 महीने या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए 0.1 ml बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मे भी चांस बन सकता है कि आगे आपसे खुराक पूछें, तो वो भी हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डिप्थीरिया का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये कन्फर्म है कि टीके से आपके 2 से 3 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं और टीकाकरण की टॉप 100 टीकाकरण वैक्सीनेशन की हमने जो है पीडीएफ दे रखी है, जिसमें टॉप 100 प्रश्नों को हमने कवर कराया है। जिन लोगों ने 199 वाली पीडीएफ ली है उनको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की पीडीएफ दी गई होगी। आप उस पीडीएफ को कंप्लीट करके जाइए, आपके आराम से +4 नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, चलिए डिप्थीरिया की बात करते हैं। तो डिप्थीरिया का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाते हैं? तो देख लीजिए, डिप्थीरिया का टीका जिसे डीपीटी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर डीपीटीपी कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन से रोग है? देखिए, डिप्थीरिया, टेटनिस, पर्टुसिस। पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इससे बचाव के लिए लगाया था। अब डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है। सबसे पहली बात, ये जीवाणु से होता है जो गले और नाक में एक मोटी सी ग्रे परत बनाता है जिससे सांस लेने और निगलने में कठिनाई होती है। इससे पहले यही प्रश्न पूछा गया था कि डिप्थीरिया का जीवाणु शरीर में कहाँ पर असर करता है? तो देख लीजिए, गले में एक परत बनाता है, ठीक है ना, नाक में और गले में एक मोटी परत बना लेता है जिससे कि सांस लेने में या निगलने में कठिनाई होती है। तो ये डिप्थीरिया के बारे में जानकारी हो गई। टिटनिस देख लेते हैं। देखिए, टिटनिस क्या है? ये भी एक जीवाणु संक्रमण है जो मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन और लकवा भी मार सकता है। पर्टुसिस की बात कर लेते हैं, इसे हम काली खांसी कहते हैं। तो यह एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो तेज खांसी और सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। पर्टुसिस के बारे में भी आपको हमने बता दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि लॉक जॉ यानी कि जबड़ा जॉ, जो जबड़ा को लॉक करने वाला बीमारी कौन सी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज सुबह वाली शिफ्ट में हमने इसको सॉल्व कराया था। जिन लोगों ने सुबह वाली पीडीएफ देखी होगी, सुबह वाली वीडियो देखी होगी, वो तुरंत कमेंट करेंगे लॉक जॉ किस बीमारी का दूसरा नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटिज्म बीमारी से एक प्रश्न आया था पर यह नहीं बता पाए दीदी कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। तो चलिए ऑटिज्म बीमारी को कंप्लीट कवर कर लेते हैं। देखिए, ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जो दिमाग को प्रभावित करता है। सबसे पहली बात, ऑटिज्म दिमाग से संबंधित एक रोग होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। सामान्य तौर पर यह रोग बच्चों को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है। ठीक है, ऑटिज्म की समस्या के कुछ लक्षण क्या हैं? अब देखो, लक्षण पूछ रहे हैं, योजनाओं के उद्देश्य पूछ रहे हैं। देखिए, तो लक्षण दिखने लगते हैं जिस स्थिति में कुछ इलाज की आवश्यकता होती है। ऑटिज्म बीमारी के लक्षण में अगर आप देखेंगे तो एक तरह से कैसे ना पागल वाली जो स्थिति होती है, अलग अलग तरीके से हरकत करने लगते हैं लोग, ठीक है ना, जल्दी बोलने लगते हैं या फिर बोलने में हकलाने लगते हैं। तो ये सब ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये प्रश्न आज आपका आया था, कॉर्पस लुटियम का क्या कार्य होता है? तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करवाता है। कौन? कॉर्पस लुटियस। अब चलिए इस प्रश्न को पूरा डिटेल में कवर कर लेते हैं। देखिए, तो कॉर्पस लुटियम का मुख्य कार्य प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करना है जो गर्भाशय के मतलब गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करने का काम कौन करवाता है? कॉर्पस लुटियम करवाता है। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्त्रावित करता है। ठीक है, और भ्रूण के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। ठीक है, वो जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है ना, उसको बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे कि बालक आराम से इसमें रह सके, आराम से तैर सके। ठीक है, आगे सारी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, विटामिन बी 12। आज सुबह ही हमने आपको कराया था, पहले भी आपको कराया है। तो विटामिन बी 12 के कार्य आज पूछ लिए गए हैं। चलिए कंप्लीट कवर कर लेते हैं। देखिए, विटामिन बी 12 आज कमेंट बॉक्स में पूछा था ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। साइनो कोबालामिन इसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कमेंट जरूर किए कीजिए। देखो,
3 प्रश्न आपके 2-3 प्रश्न हम पूरे वीडियो के बीच में पूछते हैं। सबका जो है कमेंट किया कीजिए। आज सुबह एक दीदी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। मतलब हमने 4 क्वेश्चन लगभग पूछे थे, एक मैथ का भी पूछा था। उन्होंने बाकायदा सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख करके 5 के 5 प्रश्नों को जवाब जो है उन्होंने अच्छे से दिए हैं, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए कि जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं 2 से 3 जो भी प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर ज़रूर लिखिए, ठीक है? एक प्रश्न पूछा है लॉग जार रोग किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, विटामिन बी 12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? अब देखिए विटामिन बी 12 के मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में यह मदद करता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए आवश्यक होती हैं। चलिए, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे शरीर में अबे आंसर लिख रहे हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? किसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो किसकी मदद से हमारे शरीर के सभी भागों में जो है हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो पहुंचता है, ठीक है? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। यह तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती है। हम विटामिन बी 12 के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और कल हम क्या करेंगे, विटामिन बी 12 बहुत पूछा जा रहा है, तो विटामिन बी 12 के ऊपर एक आर्टिकल बना करके, छोटा सा आर्टिकल बना करके अपने फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन पर डाल देंगे। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप सर्च करना, वैसे लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन के नाम से। 1.7 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? और हमारा सिल्वर प्ले बटन वहाँ पर लगा है डीपी पर, प्रोफाइल पर, वो वाला आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर हम डेली 1-2 जो है आर्टिकल बना करके डालते रहते हैं। जैसे इससे पहले डिप्थीरिया का डाला है, पोलियो वैक्सीन का डाला है, एचआईवी का डाला है। तो कल हम क्या करेंगे, आपका जो है एक विटामिन बी 12 पर बना करके डाल देंगे। और हाँ, आज विटामिन ए के बारे में, क्योंकि बहुत पूछा जा रहा था विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में आज हमने एक रील बना करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दी है। इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी है सक्सेस जंक्शन 777, ठीक है? इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम डेली एक दो रील डालते रहते हैं, ठीक है? आज हमने विटामिन ए पर डाली है, कल विटामिन बी को कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है कंप्यूटर की शॉर्टकट की एक रील बना करके डाल दी है, ठीक है? उससे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की बना करके डाल दी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब की पढ़ाई की यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो इस वाले आपको इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला प्रश्न है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी बीमारी का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो ये क्या है, घुमा करके पूछा गया है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। अब देखो हम आपको पहली बात बता दें, 85% प्रश्न आपके दिमागी समझ पर पूछा जा रहा है। आप दिमाग से कितनी जल्दी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस आधार पर प्रश्न बन रहे हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया था कि आप एक महिला सुपरवाइजर हैं या फिर आप एक डॉक्टर हैं, एचआईवी संक्रमित एक व्यक्ति आता है, तो ये बताइए कि टीबी जो बीमारी होती है वो उसके ऊपर किस तरह से असर करेगी। तो आप सबको पता है एचआईवी अगर किसी को हो जाता है, किसी को एड्स हो जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी बहुत कमजोर हो जाती है, ठीक है? तो ना केवल टीबी बल्कि कोई भी बीमारी हो तुरंत उसके ऊपर असर करेगी और तेजी से उसमें फैल जाएगी, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम समाप्त हो चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से ही आपके ऑप्शन बना करके उसमें दिया गया होगा। देखो एचआईवी के बारे में देख लीजिए, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में वायरस धीरे धीरे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, ठीक है? इम्यूनिटी जो है वो एकदम ध्वस्त कर देता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब लड़ने की क्षमता कम हो गई है तो टीबी का जीवाणु अगर अंदर प्रवेश करेगा तो बहुत तेजी से फैल जाएगा। कुछ इस तरह के ही ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे, ठीक है? और लास्ट में एड्स नामक स्थिति बन जाती है। पहले एचआईवी का वायरस फैलता है और जब ये वायरस पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है पूरी बॉडी को, तो हम कहते हैं भैया उसको एचआईवी एड्स हो गया है, ठीक है ना? चलिए, एड्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि अब ये एड्स से प्रश्न पूछेगा और एड्स के बारे में डिटेल में आपको पूरी जानकारी बाल विकास पीडीएफ नंबर 2 में शायद है, या फिर मैनेजमेंट, जिनने 199 की पीडीएफ ली है, थ्योरी वाले सेक्शन में देखना, बाल विकास 2 में होगा, 2 में नहीं है, आपका मैनेजमेंट वाले में ही मिल जाएगा एड्स पूरा, ठीक है? तो पूरा एड्स के बारे में जानकारी वहाँ पर दे रखी है कि कब कैसे क्या जो है नियम कायदे कानून बनाए गए, कब कैसे क्या क्या योजनाएं चलाई गई भारत द्वारा और विश्व के द्वारा, सब कुछ करा रखा है। तो आप एक बार देख करके जाना, क्योंकि अब एड्स से प्रश्न बन रहे हैं। देखो, तो भारत में एड्स पर नियंत्रण के लिए 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एनएससीपी की शुरुआत की गई, ठीक है? तो कब शुरू किया गया? 1992 में। ये एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
जिसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के संक्रमण के प्रसार को रोकना एवं नियंत्रित करना था। 1992 में शुरुआत किया गया था। एग्जैक्ट डेट ही आपसे पूछी थी, मतलब ईयर पूछे गए थे कि किस सन में शुरू किया गया था, 1992 में। आगे बढ़िए सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। सामान्य ज्ञान में आज आपसे एनसीपीसीआर योजना का उद्देश्य पूछ लिया है। तो देखो इसके उद्देश्य हम बता देते हैं और जो है यहाँ पर ये भी बता देते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी। देखो एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। स्थापना मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा दिसंबर 2005 के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो एक्ट कौन सा है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005। स्थापना कब हुई? मार्च 2007 में। तो ये एक्ट की डेट है और ये स्थापना की डेट है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी ऐसे बालक जो मतलब कि घर से निकाल दिए गए हैं या फिर जो बेसहारा हैं या फिर जो अनाथ है, तो इन बालकों की रक्षा करना, इन बालकों की सेवा पानी करना या फिर इनकी पुनर्वास की स्थापना करना, पुनर्वास का कार्य करना, ये सारे कार्य जो है एनसीपीसीआर के द्वारा किए जाते हैं। यह इसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़िए, लैक्टोज का पूछ लिया है कि लैक्टोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। बायोलॉजी से प्रश्न पूछा है, ठीक है। बायोलॉजी की पीडीएफ भी आपको ने पूरी कंप्लीट दे रखी है। देखो हमने आपसे कहा था बायोलॉजी के 2 ही टॉपिक पूछे जाएंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये बायोलॉजी की केमिस्ट्री में भी जा रहा है, बायोलॉजी की अंदर भी जा रहा है। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी वाली पीडीएफ अगर आपके पास में टाइम हो तो एक सरसरी निगाह में पढ़ करके जाना, ठीक है ना। तो देखो लैक्टोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। आपके पोषण का भी ये टॉपिक है और आपके बायोलॉजी का भी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो लैक्टोज का जो पाचन है वो लैक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? लैक्टेज, ठीक है। तो लैक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है, जो छोटी आंत में पाया जाता है। यह लैक्टोज पाचन के बारे में देखिए कुछ अधिक जानकारी है, वो अपन देख लेते हैं। लैक्टोज है क्या, कैसे पाचन होता है। लैक्टोज एक प्रकार की चीनी होती है, शर्करा होती है, जो दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, और लैक्टेज क्या है? तो लैक्टेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। सबसे पहली बात, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज एक चीनी है, यानी कि एक शर्करा होती है, शुगर होती है। और लैक्टेज क्या काम करता है? इसी शर्करा, इसी शुगर को लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। ग्लूकोज में तोड़ देता है तो शरीर जो हमारा आसानी से इसको पचा सकता है, क्योंकि फिर यह एक सरल शर्करा बन जाती है और हमारा शरीर इसको पचा लेता है। तो क्वेश्चन आपका था कि लैक्टोज को कौन पाचित करता है? तो लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम पाचित करता है। आगे बढ़िए। देखो ये देखो आपका यहाँ से जो है जीएस से प्रश्न पूछ लिया है, हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी थी। आइए देख लेते हैं। तो हीराकुंड बांध परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 के दौरान बनी थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पीएम कौन थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे लेते हैं। देखिए देखो प्रारंभ कब हुआ था? तो हीराकुंड बांध परियोजना, जिसे महानदी बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किया गया? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन था, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। देखो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने क्या प्रयास किया, भारत हमारा तुरंत ही जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है ना। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। अभी देखो 3-4 साल तो हमने दूसरों से लिया, अमेरिका से लिया गेहूँ, रूस से हमने गेहूँ लिया। फिर भारत सरकार ने कहा यार ऐसे कब तक मांगते रहोगे, अपन एक योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो रूस में गए, रूस में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थीं, वहाँ से हमने ये मॉडल उठाया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है कहाँ से लिया था, तो रूस से लिया था। फिर हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई 51 में, और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे पहले हमने फोकस किया कृषि पर, कि हमारे देश में पहले कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि कम से कम पेट में खाने का भोजन तो पहुंच सके सबके पास में। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। फिर हमारा पेट भर गया तो हमने कहा यार अब थोड़ा सा उद्योग वाला काम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी उद्योगों पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिक्स काम किया गया, उद्योग और कृषि। इस तरह से पूरी पंचवर्षीय योजना हमने कवर कराई है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पंचवर्षीय योजना बाई सक्सेस जंक्शन, या फिर पीडीएफ जिनने 199 वाली ले रखी है उनको पंचवर्षीय योजना के टॉप 100 प्रश्न हमने दिए हैं, वहीं से प्रश्न आएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और ये बांध कहाँ पर है? ये बांध भैया उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है। इसका महत्व क्या है? तो हीराकुंड बांध भारत की बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसने देश में सिंचाई और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी थी। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं। 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम लड्डू प्रश्न आ रहे हैं। पावर पॉइंट से 2 प्रश्न आए हैं, एक एमएस एक्सेल से, एक एमएस वर्ड से। आप सबको हमने कंप्यूटर की 3 पीडीएफ दे रखी है 199 में, जिनने पीडीएफ ले रखी है, या फिर जो 199 वाली पीडीएफ लेंगे उनको मिलेगी। इसमें क्या है, एक 150 प्रश्नों वाली पीडीएफ है, ठीक है ना,
जिस जो कि टॉप 300 के नाम से है, लेकिन हम 185 प्रश्न कराए थे। उसमें हमने क्या किया है, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, इन चारों टॉपिक को कवर किया है 150 प्रश्नों में, ठीक है। तो वो 150 प्रश्न आप पढ़ करके जाना एक सरसरी निगाह में। इससे क्या होगा कि ये जो 4-5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इन 4-5 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न तो आप बना करके ही आएंगे, अगर वो पीडीएफ कवर करके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए मैथ की बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न भेजा था दीदी ने आपको, हमने दिखाया था, एक वस्तु 800 में खरीदी, 720 में बेची, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखो हमने आपको सीपीएसपी का एक सूत्र बताया था, कहीं पर भी हानि या लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 800 और 720 में अंतर कितने का है सर? 80 का अंतर है, ठीक है। बेस वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम नीचे रखते हैं, बेस वैल्यू 800 है, लो भैया नीचे रख दिया, और हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 8 का डिवाइड 80 में देंगे, 10 बार जाएगा, यानी कि हमको 10% का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो हानि प्रतिशत जो है वो 10%, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज माध्यिका के भी 2 प्रश्न आ गए। कल ही हमने माध्यिका वाली वीडियो कराई थी, हमने कहा था कि मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, और साथ में रेंज भी हमने करा दी थी। हमने कहा था यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, अब यहाँ से प्रश्न उठने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग कल वाली वीडियो देख लेना, 19 मार्च के नाम से वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने 2 पैराग्राफ सॉल्व कराए हैं, और ये मीन, मीडियन, मोड, माध्य और रेंज इनको कवर कराया है। आप लोग कल वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, तो ये 2 नंबर आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ये एक ऐसा स्टैटिक्स का टॉपिक है जिसको लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, और बाद में इसमें केवल तुक्का लगा करके आते हैं। लेकिन आप अगर कल वाली वीडियो देख लेंगे तो आप ये कन्फर्म इसमें आंसर लगा करके आएंगे, और एकदम क्लियर कट हमने कराया है, एकदम बढ़िया से समझाया है, पूरी ट्रिक वगैरह सब कुछ बताई है। तो कल वाली 19 मार्च के नाम से वीडियो है, कल वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए रीजनिंग के भाई 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपका क्या है ये देख सकती हैं, तो लिखा रहेगा है। तो देखो तो उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, एक तो आपकी एनालॉजी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ऑड वन आउट यानी कि 4 चीज़ें दी गई होंगी, पूछेंगे इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। एक ब्लड रिलेशन का आ रहा है, और एक नंबर सीरीज का भी 1-2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे हैं, और कुछ कथन एवं निष्कर्ष के आ रहे हैं। तो कथन और निष्कर्ष के वाले जो है प्रश्न कल हम करा देंगे सुबह, ठीक है। तो कल सुबह 9 या फिर 10 के आसपास जो है एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें एक आपका पैराग्राफ कराएंगे जो आज पूछा गया है। आज 2 पैराग्राफ, एक सुबह पूछा गया था, एक शाम को, दोनों अलग अलग टॉपिक पर पूछे गए हैं, नया टॉपिक है। कल कोशिश करेंगे एक पैराग्राफ उस टॉपिक पर करा देंगे, और आपका ये वाले रीजनिंग वाले भी कुछ प्रश्न करा देंगे, कुछ प्रश्न मैथ के भी करा देंगे, ठीक है। कल सुबह वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद में आपका जो एग्जाम एनालिसिस है वो आपका आता ही है 3 बजे, आप सबको ही पता है। चलिए बालक शिक्षा देखभाल की बात करते हैं, सीडीपी। तो डिस्ग्राफिया क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, ये भी आगे पूछा जाएगा। पहले डिस्ग्राफिया देखते हैं फिर समझाते हैं। डिस्ग्राफिया एक ऐसा शब्द है जो लिखने में परेशानी को संदर्भित करता है, यानी कि अगर किसी बच्चे को लिखने में परेशानी आ रही है तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे, ठीक है। अब ये डिस्ग्राफिया पूछा है, तो 101% डिस्कैलकुलिया भी आपसे पूछेंगे। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, तो अगर किसी बच्चे को गणित में परेशानी आ रही है, यानी जोड़ने, घटाने, गुणा भाग में परेशानी आ रही है, तो हम उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। बाकी बाल विकास पीडीएफ नंबर 2 में ये सारे जो विकार हैं वो हमने कंप्लीट कवर कराए हैं, तो आप लोग देख लेना। चलिए कई विशेषज्ञ डिस्ग्राफिया को ट्रांसक्रिप्शन नामक कौशल के एक सेट की चुनौतियों के रूप में देखते हैं। ये कौशल क्या है, तो लिखावट में दिक्कत आएगी, टाइपिंग, वर्तनी, इसमें लिखने में जो है दिक्कत आती है, और इसी में सक्षम बनाने के लिए जो है प्रयास किया जाता है। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में दिक्कत आए तो डिस्ग्राफिया होता है। आगे बढ़िए, महिला मंडल कब बनाया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। 1852 में महिला मंडल की स्थापना की थी, किसने की थी, सावित्रीबाई फुले ने की थी। देखो हम कह रहे हैं ना, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो घुस जा रहा है हिस्ट्री में, ठीक है, और बाल विकास में पहुंच रहा है, फिर कह देगा कि भैया हमने हिस्ट्री थोड़ी पूछी है, ये महिलाओं से संबंधित प्रश्न था तो हमने पूछ लिया, महिला बाल विकास में क्या दिक्कत है ना, और जा रहा है हिस्ट्री में। तो महिला मंडल 1852 में बनाया गया था, सावित्रीबाई फुले ने बनाया था, और महिला सिविल मंडल की स्थापना की, जिसने महिलाओं को उनके मानवाधिकार और जीवन की गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का कार्य किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, अपराधी बालक से प्रश्न पूछा है, अपराधी बालक का पुनर्वास कैसे किया जाता है। तो देखो अपराधी बालक का पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और व्यवहारिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि वह समाज में कार्यात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से कार्य कर सकें। देखो क्या होता है, बालक लोगों को कोई सज़ा नहीं दी जाती, मतलब कि फांसी वासी की सज़ा नहीं दी जाती है। अगर बालक 18 साल से कम का है तो फिर उसको क्या करेंगे, पुनर्वास केंद्र पर भेज देंगे, यानी इसको सुधार लाओ, इसको सुधार लाओ, इसकी नई नई मतलब कि अच्छी बातें सिखाओ, ठीक है, डर दिखाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सुधर करके निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्वास केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए
महत्वपूर्ण कदम क्या उठाए गए हैं? तो बालक न्यायालय की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो, बालकों के लिए अलग से न्यायालय बनाया जाता है, ठीक है? देखो, तो बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि बालक के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाई जाए, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जेल द्वारा अनुवर्ती भी कराई जाए। सुरक्षित स्थान होना चाहिए। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है, जहाँ उसे सुधारात्मक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी 21 वर्ष की आयु तक उसको जो है कैद कर दिया जाता है, कैद नहीं कह सकते हैं, पुनर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ पर उसको अच्छी-अच्छी बातें, सुधारात्मक सेवाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है? ढंग से तोड़ते हैं उसमें, ठीक है ना? कुछ सुधार-वुधार नहीं होता है, ठीक है? बाद में निकल कर के भाई फिर वो ऊधम करता है, ठीक है? तो यही सारी समस्या होती है। ये तो केवल नाम के लिए बना रखे हैं भैया, हाँ, पुनर्वास केंद्र है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि सुविधाएँ वगैरह उपलब्ध कराई जाती हैं, सरकार ने सुविधाएँ प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है ना? और उस बालक बन कर के निकल रहा है, बिगड़ के निकल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 21 वर्ष पूरा हो जाएगा, बाहर कर देंगे, जाओ भैया तुम्हारा खेला खत्म, अब तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना? ये सारी बातें होती हैं। चलिए, बाकी प्रबंधकीय कौशल की बात करते हैं, तो पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए थे और उसमें से एक पैराग्राफ पोषण के ऊपर पूछा गया था, न्यूट्रिशन पे। तो कल हम क्या करेंगे, एक पोषण वाला पैराग्राफ कवर करेंगे, ठीक है ना? तो एक पैराग्राफ करा देंगे पोषण के ऊपर। चलिए, इसमें पूछा था भैया, और एक प्रश्न पूछा था, पहली पंचवर्षीय योजना निर्माण किस मॉडल पर हुआ था? देखो, अभी तक क्या है, 11वीं, 12वीं और आपकी 9वीं भी पूछी गई है, 8वीं भी पूछी गई है। बाकी बीच की नहीं पूछा है। एक प्रश्न पूछा था गरीबी हटाओ वाला, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से। आज पहली पंचवर्षीय योजना पूछी है कि इसका मॉडल क्या था? तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, सबको पता है। पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कुछ संशोधन बाद में किए गए। अब हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था? तो यह एक आर्थिक विकास का मॉडल था, जिसमें कृषि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। आगे बढ़िए। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी। मे भी कल या परसों में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है? चलिए, नीति आयोग के कार्य पूछे गए हैं कि नीति आयोग किस तरह से कार्य करता है। देखो, नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के जो नीति आयोग है, इसके क्या कार्य हैं? तो सारे के सारे राज्य जो होते हैं, उनको एक साथ में एक मंच पर बुलाता है कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या क्या कार्य हो रहे हैं, बताइए। देश की सफलता में, देश की वृद्धि में तुम्हारा क्या योगदान है? तो ये सारे कार्य जो हैं नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आया था, एक नेता के सामने क्या सामाजिक चुनौतियां होती हैं? अब ये एग्जैक्ट ऑप्शन होता तो अपन को पता चल सकता था, ठीक है? एग्जैक्ट ऑप्शन पर ये बिल्कुल सही क्लियर हो जाता कि पूछा क्या गया था। इसमें ये बताया था दीदी ने कि सर, नेता के सामने, एक नेता के सामने सामाजिक चुनौतियां क्या आएंगी, यह उसमें पूछा गया था, ठीक है? तो सामाजिक चुनौतियों में क्या हो सकता है? देखिए कि मतलब कि जैसे कि वो किसी सभा का आयोजन कर रहा है, ठीक है? वहाँ पर कुछ उपद्रवी आ गए या फिर कोई उसके विरोधी आ गए, तो ये सारी सामाजिक चुनौती के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जैक्ट वहाँ पर जो अगर चारों ऑप्शन मिल गए होते तो अभी आपको हम क्लियर कट कर देते, ठीक है ना? चलिए, कोशिश करेंगे, दीदी से दोबारा पूछेंगे, दीदी इसका कुछ जो ऑप्शन है एक बार याद करके बताइए। अगर वो बता देंगी तो कल वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना? चलिए, बाकी आपके संचार, नेतृत्व और मोबाइल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक दो इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। महा मैराथन देख लेना, जो सुपर मैराथन करा रखी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, प्लेलिस्ट में जाइए, अंदर प्लेलिस्ट बनी है महिला परीक्षा फ्री क्लास के नाम से, उसी सब्जेक्ट की सुपर मैराथन देख लीजिए, आपको एकदम क्लियरेंस मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है। ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। आज वहाँ पर हम 11 तारीख, 10 तारीख और 12 तारीख, ठीक है, या फिर आपका जो है उसके बाद में जो भी पीडीएफ है वो आज हम पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? तो वो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे जो है ग्रुप की भी लिंक दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका सुबह एक वीडियो करवाएंगे, उसके बाद 3 बजे एग्जाम एनालिसिस। और जिसका भी कल एग्जाम है भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, जैसे आज दीदी लोगों ने भेजा है। आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को भेजिए। और पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। अगर आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया पेमेंट का, तो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, आज ही पहुंच जाएगी, चाहे 12:30 बज जाए हमको सोते सोते, लेकिन हम जो है पीडीएफ एक एक व्यक्ति की सेंड करके तभी सोते हैं, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।